हाँ तो नमस्ते जी। आज का महा मैराथन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आपका चैनल प्रकाश बैच में आपका स्वागत है। आप लोग इस क्लास को पूरी अंत तक करिएगा। इसमें सभी विषय का मैराथन है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित का भी महा मैराथन क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये सीधे हमारी भरोसा है, हमारी आशा है कि ये फाइनल परीक्षा में पूछ सकता है। ये सवाल हो सकता है तो आप दूसरा के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके से किसी का और का भला हो सकता है। तो आप उसे भला कर दीजिए। आपका भला ही परीक्षा में योगदान देगा। आप जिनको शिक्षा बांटिएगा तो आपको जितना मिलेगा। ये नहीं, ये धन ऐसा नहीं है तो जितना बांटिएगा इतना नहीं मिलेगा। जितना बांटिएगा इतना और आपके पास आएगा। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबा होगी, थोड़ी सी लंबा होगी। मुझे लगता है 1 से आधा घंटा, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगी इस वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर बाई जाइए, क्योंकि हम भी आज बढ़िया से पूजा पाठ कर आए हैं। अब रेडी हो चुके हैं। आज का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक भी अभी लघु उत्तरीय चल रहा है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा 82101592 पर। क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ उसी नंबर पर हम आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए, इतना हो गया हम लोगों के बाद। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, सीधे किस ओर? क्वेश्चन की ओर। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय। भारतीय संविधान अनुच्छेद विषय में लिखे। फिर से एक बार देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। आखिर क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारतीय अनुच्छेद 19 के बारे में लिखे। आखिर अनुच्छेद 19 क्या है, इसका काम क्या है, उनके बारे में लिखना है। तो आइए इनके बारे में हम लोग आराम से समझते हैं। ये सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा के लिए हिट करेगा। तो आप लोग अब रेडी हो जाइए। रेडी? अब आइए पहल का क्वेश्चन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। तो चलिए लिखते हैं, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाया गया है। देखिए, अनुच्छेद 19 में है नु, इसमें सभी लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाया गया है। किस में? भारतीय अनुच्छेद 19 में। इसमें सभी कुछ कहीं पर जा सकते हैं, कहीं पर आ सकते हैं, कहीं पर कुछ भी कर सकते थे। जो ना घड़ी अंग्रेज गुलाम बनाई थी उस घड़ी स्वतंत्रता नहीं थी। अब अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, इसके अनुसार भारत वासियों देश भर में कहीं भी बस सकते हैं। इसके अनुसार भारतवासी देश भर में कहीं भी बस सकते हैं। ये अनुच्छेद के तहत कहता है। पहले इस तरह नहीं होता था। आप इस गांव के हैं नु तो इसी गांव में रहिएगा, अन्यथा दूसरा गांव में नहीं जा पाइएगा, अन्यथा तो वहां पर राजा से अनुमति लेना पड़ेगा। अब ऐसा सारा सरी नहीं है। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और देखिए, व्यवस्था कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? आप किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हिंदू धर्म में आपका कोई रुचि नहीं है, हिंदू धर्म में जन्म हो गया, तो आप मुस्लिम धर्म भी मान सकते हैं। मुस्लिम धर्म में आपका रुचि नहीं है, आप जैन धर्म भी मान सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के तहत आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि सबका स्वतंत्रता और सबका आज़ादी है। तो यही अनुच्छेद 19 है। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आएगा अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए भारतीय संविधान। तो अनुच्छेद 19 भारत के अनुसार, अनुच्छेद 19 हम देश भर में कहीं पर रह सकते हैं, स्वतंत्र हैं,
वहाँ पर हम अपनी धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं और धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं और देश भर में कहीं पर भी बच सकते हैं और स्वतंत्र है। यही था अनुच्छेद 19। तो चलिए अब देखते हैं पहल का क्वेश्चन होगा हम लोगों के समाप्त। इनका पूरा पीडीएफ हम देंगे, चाहे अभी हट जाएंगे, ये समझा कर हट जाएंगे, आप लोग पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, आपका स्पीड बढ़ेगा। जब हम पीडीएफ देंगे तो आप उसे कहीं पर उतार लीजिएगा। तो चलिए आइए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट भी सवाल। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है। हो चिन मिन का संक्षिप्त में परिचय दे। हो चिन मिन का संक्षिप्त में परिचय दे। अब देखिए आपको याद है तो उससे बात नहीं, आप जो बार वीडियो देखिएगा, जो बार नया नया चीज सीखिएगा, तो एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, जो बार इसे आप लोग कहीं पर से लाइक कर लाइक कोला में रख लीजिए, क्योंकि ये काम बहुत करने वाला है। तो आइए हो चिन मिन का संक्षिप्त में परिचय देते हैं। हो चिन मिन एक क्रांतिकारी नेता था। हो चिन मिन कैसा था बाबू लोग? एक क्रांतिकारी नेता था। कौन था नेता? हो चिन मिन क्रांतिकारी एक नेता था। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता से माने अपनी मेहनत से, संघर्ष के माने क्या होता है? मेहनत। अपनी मेहनत से वियतनामियों को झकझोर कर स्वतंत्रता की भूख को जगाया। अपनी संघर्षशीलता से वियतनाम के लोगों में स्वतंत्रता की भूख जगाई। किसने? हो चिन मिन। इसने अपनी संघर्षशीलता से वियतनाम में झकझोर के पूरा स्वतंत्र की भूख जगाई। स्वतंत्र मान जानते हैं क्या होता है? आजादी दिवाई और संघर्ष के पथ पर अग्रसर किया और हो चिन मिन का वियतनाम को राष्ट्रपिता बना दिया गया। हो चिन मिन का वियतनाम को निरवास राष्ट्रपिता बना दिया गया। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारा का सारा इस वीडियो का इम्पोर्टेंट। आप यदि इस वीडियो को देखते हैं, ना सामाजिक विज्ञान में ना विज्ञान में दिक्कत होगा, ना सामाजिक विज्ञान में दिक्कत होगा, ना गणित में दिक्कत होगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये हमारी अनुभव है। तो इनका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन की ओर और आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जितना छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, बहुत मोटा है। जितना छोटा है इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। तो आइए इस तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी देखते हैं। अभी तो एक से एक सवाल आने वाला है, एक से एक महायोद्धा उतरने वाले हैं इस सवाल में। इस बोर्ड पर एक से एक हिट करेंगे, यहीं से लड़ेगा, हमारी साफ वादा है। लघु उत्तरी का आज अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास। इसके बाद कोई लघु उत्तरीय का क्लास नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब आइए भी लगा लीजिए तीसरा क्वेश्चन। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र की प्रगति में क्या महिलाओं का योगदान है? राष्ट्र की विकास में क्या महिलाओं का योगदान है? मतलब मेहरारू लोग को क्या योगदान है राष्ट्र की विकास करने में? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का काफी योगदान रही है। भारतीय आंदोलन से लेकर कृषि और सरकारी कामों में भी इनकी योगदान रही है। पहले देखिए, भारतीय आंदोलन से लेकर कृषि, सरकारी काम इत्यादि, अब चुनाव जैसे बहुत सारे काम में भी महिलाओं का योगदान है।
अब चुनाव भी लड़ रही है, कृषि भी कर रही है, सरकारी जॉब भी कर रही है, माने बहुत सारी काम कर रही है आज का महिलाओं। तो इनका योगदान बहुत सारा है, कृषि से लेकर और सरकारी नौकरी कार्य और इत्यादि कामों में भी इनकी योगदान रही है। महिलाओं का बहुत योगदान है, और जहाँ पर महिलाओं का जहाँ योगदान रहेगा वो देश विकास करेगा। जैसे विदेश में महिलाओं का ज़्यादा योगदान है तो विदेश योगदान कर रहा है, हमारे देश भर में महिलाओं का थोड़ा कम कम योगदान है तो कम देश विकास किया है। चाइना भर में देश का ज़्यादा विकास महिलाओं का बहुत का योगदान रहा है। जिस देश में चाहे जिस घर में चाहे जिस भी चीज़ चाहे जिस गांव में महिलाओं का योगदान रहेगा तभी वो देश भी विकास कर सकता है, गांव भी विकास करता है, चाहे राज्य भी काम करता है। जिस घर में महिला पढ़ी होगी उस घर में लड़का लोग अनपढ़ नहीं होगा, और जिस घर में महिला अनपढ़ होगी उसमें बाई चांस थोड़ा कम होगा कि लड़का भी अनपढ़ हो जाएगा। इसीलिए जिस घर में लड़का मेहरारू लोग चाहे ये महिलाओं लोग अनपढ़ रहेगी तो वो घर कभी विकास नहीं करेगा, और जो घर में महिलाओं विकसित रहेगी वो घर हमेशा देखिए तरक्की ही करेगा। इसीलिए सब लोग पढ़ा लिखा लड़की खोज रहा है। यही बात कड़वा है लेकिन सत्य है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी क्या है, बांगर मिट्टी क्या है, खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, खादर और बांगर मिट्टी में। तो एक तरफ लिखे हैं बांगर मिट्टी, एक तरफ लिखे हैं खादर मिट्टी। तो खादर और बांगर मिट्टी में निम्न अंतर है। खादर और बांगर मिट्टी में का है बाबू लोग, निम्न अंतर है। एक तरफ देखिए लिख दिए हैं खादर, इस तरफ लिख दिए हैं बांगर मिट्टी। अब देखिए नदियों के बाढ़ के मैदानी नवी बारीकी कोड़ों वाले मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। ये गलती हो गया, कहते हैं कहते हैं। नदियों के नवीन बारीकी कोणों वाले मिट्टी को ही, जो देखिए नदी में बाढ़ है वहाँ पर कौन कौन टाइप का नहीं इकड़ा टाइप का मिट्टी रहता है, वही तो है बांगर मिट्टी कौन टाइप का। जहाँ पर कौन चलाते होंगे नो वहाँ पर देखिएगा ऐसी कौन टाइप का इतनी छोटी छोटी इकड़ा टाइप का आता होगा, तो वही हो गया खादर मिट्टी। अब ये बांगर मिट्टी समझते हैं। नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन काफी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। अब देखिए जो इकड़वा है ना, इकड़ा वो हो गया नदी द्वारा, देखिए जहाँ पर धार गिर रहा है उस टाइप देखिएगा तो इकड़ा टाइप का रहता है। बोरिंग पर कभी नहाइएगा तो जहाँ पर धार गिर रहा है नो वहाँ पर देखिएगा इकड़ा टाइप का मिट्टी रहता है, तो वो हो गया बांगर मिट्टी। अब देखिए जहाँ पर बोरिंग का पानी गिरता है नो तो उनके आसपास देखिएगा आसपास रहता है बालुई टाइप का मिट्टी, बालुई मिट्टी भी कहते हैं। जहाँ पर ऊंच हो जाता है उसे हम लोग बालुई मिट्टी कहते हैं। तो जो मिट्टी नदी के पुरातन काफी मिट्टी जुटाई होती है उसे हम कहते हैं हम लोग बांगर मिट्टी, और जो मिट्टी मैदानी नवीन कणों वाला होते हैं उसे कहते हैं खादर मिट्टी। तब बताइए ये कैसा आप लोगों को तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। महिलाओं की प्रगति में राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का काफी योगदान रहा है। भारतीय आंदोलन से लेकर कृषि और सरकारी कामों में भी इनकी काफी योगदान रही है। तो बताइए ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसा लगा। यदि आप लोग लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तो हमारे पास ऊर्जा आएगा, ऊर्जा आएगा तो क्या होगा, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग लाइक करिए और हो सकता है तो किसी का फ़ोन लेकर आप लोग हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं
पांचवा और छवा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं पांचवा और छवा क्वेश्चन। पांचवा और छवा क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे VVI लगा लीजिए, इसे VVI दोनों क्वेश्चन को लगा लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन VVI है, दोनों क्वेश्चन VVI है। क्यों VVI है इनके बारे में आइए जब देखेंगे समझेंगे तब पता चल जाएगा VVI क्यों है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले छवा पांचवा, बिहार की जनसंख्या सभी जगह समान नहीं है, क्यों? बिहार की जनसंख्या सभी जगह समान नहीं है, क्यों? क्यों? जहाँ पर ज्यादा दुकान हुई लगती है वहाँ पर अधिक लोग है, जहाँ पर कम दुकान हुई लगती है वहाँ पर कम लोग है। शहरों में ज्यादा क्यों है, गांव में कम क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है भाई? शहर में ज्यादा लोग रहते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये इनके बारे में हम जानते हैं, इनका मुख्य कारण क्या है। आइए देखते हैं। बिहार की जनसंख्या कहीं पर अधिक तो कहीं पर बहुत कम है, क्योंकि आर्थिक एक समान नहीं है। आर्थिक एक समान नहीं है, पैसा एक सही नहीं है। अब देखिए, शहर में रहने के लिए मनी बहुत चाहिए, गांव में रहने के लिए मनी थोड़ा कम चाहिए। शहर में जैसे आप पुराने फटे चिटे कपड़ा पर नहीं घूम सकते हैं, गमछी पर नहीं घूम सकते हैं, डायरेक्ट गमछी लपेट कर और उघारे निघारे नहीं शहर में घूम सकते हैं। लेकिन गांव में डायरेक्ट गमछी माने हैं, गमछी पर भी घूम सकते हैं, एक गंजी पर भी घूम सकते हैं। लेकिन शहर में ना 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 बाबा ना, ना गमछी पर घूम सकते हैं और ना ऐसी गंजी पर घूम सकते हैं। शहर में रहने के लिए आपके पास मनी चाहिए, और मनी लेके आओगे आपके पास कुर्ता पैंट अच्छा चाहिए, जूता अच्छा चाहिए, पैंट पैजामा अच्छा चाहिए। और गाँव में ये नहीं चलेगा। आप खाली गमछी पर देखे होंगे कितना लोग जीवन गुजार दिए, गमछी और हाफ पैंट पर और गंजी पर। तो शहर में रहने के लिए खाना पीना भी तड़कता भड़कता चाहिए, और गाँव में माड़ भात भी चलता है, और शहर के लोग में माड़ भात नहीं, अच्छा अच्छा भोजन चलेगा। यहाँ पर खाली आप लोगों का माड़ भात पर ही जिंदगी कट जाएगा। तो शहर में बुझा गया, शहर में थी क्योंकि आर्थिक नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए जनसंख्या कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है। अब आगे देखिए, ये अभी तो बाकी है, ट्रेलर है, अभी पिक्चर शुरू होने वाला है। आप लोग खाली वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तब न तो मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ पर साधन और आय का स्रोत होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जहाँ पर आय का स्रोत और साधन का व्यवस्था होगा वहाँ पर जाहिर बात है जनसंख्या अधिक है। जैसे यहाँ पर गांव में ना आय का स्रोत है, आय का स्रोत क्या है? अब के लिए धान बोए हैं, और धान बेचेंगे तो पैसा आएगा, तब जाकर थोड़ा आएगा, तब तो दही में गर्मी बनाएगा। लेकिन शहर में इस तरह नहीं है, दुकान खोल दिए हैं, रोज पैसा आता है, रोज आता है, ये हो गया आय का। दुकान में जैसे आप भी शहर में आप दुकान भी खोल सकते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन गांव में दुकान खोलेंगे तो नहीं रह पाएंगे। अब देखिए, और साधन गांव में कार ट्रैक्टर वो थी, धान उई ले जाने के लिए ट्रैक्टर कितना दिन के बाद आती है, 2-3 आज कहेंगे तो परसों आएगी। लेकिन शहर में इस तरह नहीं, आज कहेंगे तो आ जाएगी। भूसा लाने के लिए 2 दिन से भूखना पड़ेगा, भाई पिकअप वाला आ जाओ तब आएगा। लेकिन शहर में ये नहीं है, जिस दिन बुलाएगा आपको उस दिन आएगा। ये है गांव में और शहर में अंतर। इसीलिए पता चलता है तो गांव में अधिक लोग रहते हैं और शहर लोग कम लोग रहेंगे। ये हो गया हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन। अब छवा क्वेश्चन देखिए, छवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आपके लिए ये सारा मेहनत हो रहा है। तो आपका काम क्या है, हमें लाइक करिए, आपका चैनल है आप शेयर भी कर दीजिए। आपका रिजल्ट होगा कुछ दिन में, रिजल्ट होगा, आप खुशी के मारे नाचिएगा। हो सकता है तो आप हमारी चैनल का नाम ले लीजिएगा, हाँ हम लोग यहाँ से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो नत नाम लीजिएगा। आप पढ़े हैं, पढ़ाई समझ में आता है तो आप लोग किसी और का जुटा दीजिएगा, कमजोर छात्र के भेजिएगा।
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो आप परीक्षा में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, आप चले जाइएगा, बनेगा, खुश होइएगा, अपना गुरुजी का आशीर्वाद दीजिएगा, तरक्की होगा। और आप ट्यूशन का प्रचार भी करते रहिएगा। तो आइए 5-6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका रही है? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की एकीकरण में क्या भूमिका रही है, इनके बारे में आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास में इस साल आने का लिए ये क्वेश्चन रेडी है, सारा ये क्वेश्चन आएगा। ये आज इन सभी लोगों का हम क्वेश्चन आधा आधा करा दे रहे हैं। तो ये देखते हैं। जर्मनी तथा इटली का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का शर्त पर हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया का शर्त पर हुआ था। किसके शर्त पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का शर्त पर हुआ था, क्योंकि जर्मनी और इटली को प्रस्ताव पर ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। जर्मनी और इटली पर ऑस्ट्रेलिया का हस्ताक्षर था। तो हाँ भाई, हम इसे देख रहे हैं। मान लीजिए जैसे आप लोगों पर आपका माता पिता का अधिकार है, आपका 1 बीघा खेत है, तो उस पर किसी का और हस्ताक्षर है, तो जब तक ले वो जिंदा है तब तक ले करेगा। जब तक ले आप उसे हस्ताक्षर हटाते नहीं है तब तक रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक आपका खेत हस्ताक्षर करा लिया है, हाँ भाई हम आपके खेत के जोत रहे हैं, का तो अपना नामे लिखवा लिया। हस्ताक्षर यही होता है, अपना नामे जमीन करवा लेता है। तो इटली और जर्मनी पर हस्ताक्षर किसका था? ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके ही जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव था। जब ऑस्ट्रेलिया को हम हस्ताक्षर हटा देंगे तब और इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। तो एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने विदेशी नीति से ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। दोनों राष्ट्रों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। वो हस्ताक्षर को हटवा दिया। मान लीजिए आपका ये एक बार और समझ लीजिए। पहले थी 5वां तो समझ में आ गया होगा। 6वां आएगा क्वेश्चन, जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका रही है? तो जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का शर्त था, ऑस्ट्रेलिया का शर्त पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का हस्ताक्षर था। इन इटली और जर्मनी ने दोनों विदेशी नीति से ऑस्ट्रेलिया का क्या कर लिया? हस्ताक्षर को हटवा कर अपनी एकीकरण संभव कर लिया। तो यही था हम लोगों का 6वां और 5वां क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन ला रहे हैं इम्पोर्टेंट, सारा का सारा इम्पोर्टेंट। रिजल्ट दिन धमाल मचेगा, बवाल होगा, यहीं से लड़ेगा। आप लोग यदि पूरा अंत तक देखते हैं तब नो, मेहनत करवे नहीं करेंगे, सोचेंगे डायरेक्ट फल मिल जाएगा। फल मिलने के लिए बाबू दर्द हो रहा है तो समझिए बदल रहा है। दर्द हो रहा है, बैठे हैं, डर दुखा रहा है तो समझिए आपका परिवर्तन हो रहा है। अब दर्द हुआ थोड़ी मुनी आप उठ के भाग चले तो समझिए दर्द नहीं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन का मतलब आप अविकसित हो रहे हैं। अभी बैठने का आदत डाल दीजिएगा, कंपटीशन से लेकर कहीं पर गादा मचा दीजिएगा। आप लोग खाली पढ़ के जाइए, 10वां में इस साल बम्पर रिजल्ट आएगा, ये हमारी वादा है। आप लोग खाली हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब, क्योंकि मेरा अनुभव है। तो चलिए, और इसके लिए आप लोग हमें मोटिवेशन देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, अच्छा सा कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को पूरा अंत तक इस देखिएगा। इन तीनों क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है और सामाजिक विज्ञान के अंतिम है। क्यों अंतिम है? क्योंकि मेरे पास बुलुका का लीड इंक नहीं है, समाप्त हो गया है। इसके लिए मैं इनका बचा के रखे हैं, तो मैथ में ख़त्म करना है, विज्ञान में ख़त्म करना है। तो इसीलिए ये अंतिम क्वेश्चन है। इंक डाल कर लाएंगे तो हो सकता है अभी और वीडियो मिल सके, लेकिन सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो के लिए ये अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहल का, बाढ़ की
बिहार की बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। पहले का क्वेश्चन ये है, बिहार की बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में जो बाढ़ आ रहा है उसका स्थिति का वर्णन करें। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, इनके बारे में बताइए। तो ये हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या अधिक होती है। ध्यान से, बिहार राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ की स्थिति का अधिक होती है। बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ अधिक आती है। पता हो गया, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है। वर्षा होने से इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों जैसे कोसी, गंडक इत्यादि को जल बढ़ जाती है। देखिए, उत्तरी भाग पर बिहार की वर्षा होती है, वर्षा अधिक होती है, तो कोसी नदी जो जलाशय माने जिसमें जल प्रति वर्ष बह रहा है नु, प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति साल जिसमें जल बह रहा है नु, उसी में पानी अधिक हो जाता है। उसी में पानी अधिक हो जाता है। तो जब भैया पानी अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक होगा तो जो इलाका है क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो घर डूब जाएगा, घर डूब जाएगा तो आदमी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा तो वहां का जनसंख्या कम हो जाएगा। पता चला, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है। क्यों भाई आती है? क्योंकि कोसी नदी, गंडक नदी आदि उसी तरफ नदी है। वहां पर क्या होता है, बाढ़ अधिक आ जाता है। क्यों? वर्षा अधिक होता है। तो जिस नदी में पानी बह रहा है हरमेशी, तो उसके पास घर बनाइएगा तो क्या होगा, घर टूट जाएगा। यही कारण है, घर जब टूटेगा तो आदमी मरेगा, आदमी मरेगा तो लाश बिछेगा। यही कारण है वहाँ का। अब ये तो हम लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया। और बाकी है तीसरा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा क्या है? पार्टी आपदा। आपदा क्या है भाई साहब? आपदा के बारे में बताइए, आपदा क्या है, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना है जो एकाएक घट जाती है। प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना है जो एकाएक घट जाती है, जिसको मानव को पता भी नहीं चलता है। जैसे भूकंप हमें पता चलता है कब आने वाला है, कब नहीं आने वाले हैं। घर में सूते हैं, चाहे टीवी में मैच देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, कार्य तले भूकंप आ गया, टीवी हिलने लगी, कराकट गिरा भर देना। अभी मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो हमें नहीं पता है भूकंप आने वाला है, कार्य तले भूकंप आया भयंकर, ये हम पे कराकट गिर गया, तो क्या होगा? हमें हो जाएगा, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो यही कारण है। प्राकृतिक आपदा एक ऐसी घटना है जो मानव को पता नहीं चलती है, एकाएक घट जाती है, यही प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, भूकंप आने वाले क्षेत्रों में घरों की आकार कैसी होती है? आयताकार होती है, आयताकार होती है। इसी और आप लोग बंगाल की खाड़ी ओर जाइएगा नु, तो ऐसे ही मड़ई टाइप का घर बना होता है। इस पर अल्बेस्टर है नु, तो उस पर क्या होगा, टाटी पलानी चाहे कराकट छाया रहेगा, गिरेगा भी तो आदमी मुएगा नहीं। अब जाइए बंगाल में ईंटा का घर बनाइए, ईंटा का घर, कार्य तो सूते हैं तले भव पूरा धस गया, तले राम राम सत्य हो जाएगा। इसीलिए बंगाल में ईंटा का घर कम लगता है। का कहे तो मड़ई, टाटी इत्यादि चीज वहां पर छाई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में कैसा घर बनता है तो आयतकार बनेगा। ईंटा का घर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भूकंप आता जाता रहता है। तो भूकंप आएगा तो वहां पर ईंटा के घर है तो जता कर हो जाएगा, खत्म। तो ये हो गया हम लोगों का 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर,
भाई साहब बहुत खतरनाक ये मजदूरी है। आइए तो देखते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। कर्ज कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के यहाँ यहाँ काम करना जब तक कि कर्ज समाप्त हो जाए। मालिक के मान लो कर्ज ले लो, तू मालिक के कर्ज ले लो, कोई ले तू पैसा ले लो, अब पैसा देत नहीं ख तब बिना वेतन के ओकरा के काम करे के 1 रुपया पैसा ना दे, जब तक ले ओकर पैसा वसूली ना हो जी ओकरा के पैसा ना दे, जब तक ले तारा काम करत रहे ओकरा घरे। हमने के यहाँ आइले गो एथी, हम लोग के यहाँ आया एथी फार्म भरने वाला, तो ये बाबू ले लो आप फार्म भर लो 4 लाख रुपया मिलेगा। तो हम लोग का मन खुश हो गया, चलो भाई 4 लाख रुपया मिलेगा, अब पढ़ाई कर लेंगे। अब हम लोग का मन में घंटी बजा है, 4 लाख रुपया दे रहा है, यदि नौकरी नहीं लगेगा तो क्या होगा? कहा कोई नहीं, नौकरी नहीं लगेगा तो हम अपने घर रखेंगे, ध्यान से रखिएगा, अपने फैक्ट्री में रखेंगे, और नहीं तो आएगी कंपनी ले जाएगी विदेश। मान लीजिए 4 लाख रुपया दिया है तो 4 लाख रुपया तक काम कराएगा, जब तक आपका कर्ज चुका नहीं पाएंगे न तब तक खदे छोड़ेगा नहीं। और जब आपका कर्जा चुक दे, मान लीजिए हम कहीं नौकरी नहीं लगेगा तो मान लीजिए 10,000 रुपया का नौकरी लगा, तो इसमें से 5,000 काट कर आपका अपना रखेगा और 5,000 आपको देगा, तो 5,000 में क्या करिएगा? रूम रेट हई तले खत्म हो जाएगा। पहले घर वाला कहेंगे का रे वो पढ़ने गया था ये क्या कर आ गया। तो इसीलिए आप लोग कर्ज फर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोग बंधुआ मजदूर हमें याद आ गया उस दिन, पढ़ाई आ गया काम पे, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। किसी का कर्ज में फंस जाइएगा तो आप पूरा जिंदगी लाइफ खराब हो जाएगी। एक ही जिंदगी है, इसे खूब आराम से जीना है, परीक्षा के लिए घबराइएगा मत। तो ये हुआ आज का हम लोगों का सामाजिक विज्ञान का, इसे थोड़ा हम मिटा कर आपको समझाते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समाप्त। सामाजिक विज्ञान क्या हुआ बाबूलो? समाप्त हुआ। हमें दिल नहीं बनाते आता है, खुश हो जाइए। अब सामाजिक विज्ञान समाप्त हो गया। सामाजिक विज्ञान यहाँ पर लघु उत्तरीय समाज ऐसी खत्म हो गया। अभी तो और होता, क्योंकि इसका ये इस भाई ने धोखा दे दिया है, नहीं तो इसके कारण अभी और होता। तो चलिए वीडियो लंबा भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं आपका फेवरेट विषय मैथ, गणित की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं गणित की ओर। मैथ का हम लोगों का समाप्त हो गया, तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, इतना आप लोगों के मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वीडियो के अगला क्वेश्चन के साथ। और इस सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। जैसे 10 नंबर इम्पोर्टेंट था ना, वैसे ही 11 VVI है। मूल निकालना है, वो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलता है आइए पूरा देखते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को कह के क्वेश्चन बैंक हल करे जाइए, क्वेश्चन बैंक हल करने जाइए, आधा लड़ जाएगा यही, आधा लड़ जाएगा यही पढ़ैया। आप हमारी वादा करिए। एक बार हम मैथ बना रहे थे, मैथ में हमें आंसर ठेल ठाल लेने का बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए आंसर आया 2 2 4, पता चल गया 4 आया है। अब 4 कैसे लाना है हमें अच्छा तरीका से आता है, लास्ट में दिलाते हैं, अब मालूम चल जाता है। मैथ देखिए, मैथ बनाने वाला जो बच्चा होता है वो अपनी दिल से पूछना, उनका खुद मालूम चल जाता है, हाँ हमारी भाई गलतियां है, मैं मैथ बना रहा हूँ हमारी गलतियां है। मैथ बनाते हैं समय पता चल जाता है तो गलतियां है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात करें। आइए भाई मूल कैसे ज्ञात करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई?
2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब लिखिए हल, हल लिखिए। अब देखिए मूल में कैसे निकलता है, शुरू वाला को लास्ट से गुणा करा दीजिए, शुरू वाला को लास्ट से गुणा कराइए तो द्वितीय आई 6, 6 को यहाँ पर लाइए, 6 को अब खंडन करिए, खंडन करने पर आना चाहिए -5। तो देखिए 6 को खंडन करेंगे तो जाएगा 3 से। अब देखिए 3 को हमें लाना है, 3 के आगे कौन ऐसा चिन्ह लगाए तो -5 आना चाहिए। यदि यहाँ पर हम माइनस डाल दिए, यहाँ पर प्लस तो घट जाएगा तो आ जाएगा 1। और यदि यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो -2 -3 हो जाएगा -5। तो हो गया बस। अब यही लिख देना है 2x² माइनस 2x और -3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 2x। देखिए जैसे 2x² है नो तो इस तरह लिखा गया है 2 x को लिखा गया है 2 बार, तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर है 2x तो यहाँ पर भी है 2x, यह है x, यहाँ पर भी है x। तो देखिए तो यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 प्लस -3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा -1। अब देखिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं, 2x -3 एक तरफ लिखना है, इस डिब्बा में से नहीं अन्यथा इस डिब्बा में -1 हो गया 0। अब देखिए 2x -3 बराबर 0, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 3 ये गुणा में है नीचे जाएगा तो भागा में, x बराबर 3/2। अब देखिए x -1 बराबर 0, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। तो बस हम लोगों का आ गया आंसर, यही हो गया हम लोगों का आंसर। लिखिए अतः गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा आया मान क्या मान आया है भाई, आया है हम लोगों के पास 3/2, 1 यही आया है हम लोगों का गुणनखंड विधि द्वारा। बस इसे कर दीजिए इस टाइप का, बस हम लोगों का बन के हो गया आंसर रेडी, हम लोगों का बन के हो गया आंसर रेडी। जब ऐसा ही सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा बनाने के लिए तो क्या बन जाएगा, जो जैसे बनाए हैं ऐसे ही सवाल होमवर्क में दूंगा तो बन जाएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसी पर होमवर्क देंगे आप लोगों का, उसी पर होमवर्क देंगे तो उस नंबर को नोट कर लीजिएगा, होमवर्क मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। इतना जल्दी 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। अब 12 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल, परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट करता है हर साल, रिपीट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ समझिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड परीक्षा में हेन तेन कहकर मान बदल कर आएगा लेकिन सेम यही आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए यदि sin 3a बराबर cos a -26 हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। उससे पहले इसे निकालने से पहले एक सूत्र को आप लोगों को काम लगेगा। देखिए सूत्र sin 90 - थीटा बराबर होता है cos 90 - थीटा बराबर होता है sin थीटा।
अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता cot थीटा। मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ सूत्र, आप लोग भी यहाँ पर बनाइएगा नो तो किनारा पर सूत्र लिखते चलिए। क्यों लिखना चाहिए, सूत्र का प्रैक्टिस होगा, और सूत्र का जब प्रैक्टिस होगा तो एक नंबरिया धराएगा, एक नंबरिया धराएगा तब मेरा परीक्षा में नंबर बढ़। सूत्र जतने मान लीजिए इस त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया तो सूत्र सारा लिखिए भाई, आप कहाँ हैं, सूत्र हम कैसे बता रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग भी बताइएगा। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। यही पर सूत्र हम लोगों का ये पूरा सवाल बन जाएगा। ये सवाल यहीं पर नहीं इंटर पर भी काम करेगा, तो इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस सवाल को लिख लीजिए वी आई, इस सवाल को कहीं पर नोट डालकर लिख लीजिए वी इस तरह घेर कर। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है क्या दिया है भाई, sin 3a बराबर cos a माइनस 26, sin 3a a माइनस 26। अब देखिए तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो अब देखिए ये किस रूप में है, cos थीटा के रूप में है नो, तो हमें cos थीटा के रूप में बदलना है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा को हम बदलते हैं cos 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है, देखिए थीटा है तो थीटा के जगह पर कितना है 3a, 3a बराबर हो जाएगा cos a माइनस 26। बताइए क्लियर हुआ। अब यहीं पर tan वही होता तो हम tan को बदल देते, इस सूत्र ले लेकर, आसान है, समझदार हो तो समझ गए होंगे आप। तो ये अब देखिए अब cos ले cos खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, a माइनस 26। ये देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 26 प्लस 90 प्लस 26। अब ए बच गया इधर, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, 90 में 26 जोड़ेंगे तो 116 बराबर 4a। अब देखिए ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में, 116 बराबर 4 बोले तो a कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 दूनी 8 नचे का 36। हाँ तो ए हम लोगों का कितना आंसर आ गया ए बराबर आ गया 26। तब यहाँ पर लिखिए अतः ए का आया मान, एक आया मान कितना आया 26, ए का मान कितना आया ओह 29। देखिए क्या कारनामा किए हैं, लिखे हैं 29 लेकिन लिख रहे हैं 26, तो यहाँ पर हो गया है 29। ए का मान कितना आया हम लोगों के पास 29। इसी टाइप के बताइए होमवर्क में दिया तो क्या बन जाएगा, इसी टाइप के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो चलिए 12 तक तो पहुंच चुके हैं, अब बढ़ने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को लिए परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो बताइए इतना दिन 2 महीना 3 महीना है परीक्षा का, अब इसी में आप लोग वीडियो भगाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बारीकी ले सीखते चलिए
अब समय नहीं है बाबू वीडियो भगाने वाला, अब समय है धैर्य रखने वाला, तो धैर्य रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन की। चलिए हम लोग आ चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर भी रिपीटेड क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो देखिए ये कैसे, वो क्वेश्चन पूछा था अभाज्य द्विघात गुणखंड द्विघात विधि गुणखंड, ये क्या समीकरण द्वारा हल करना है, इसे मूल निकालना है। कौन विधि द्वारा? द्विघात समीकरण द्वारा। आइए इसे निकालते हैं, कैसे निकलता है? द्विघात समीकरण द्वारा। इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए दिया है, ऐसा कुल क्वेश्चन में लिखिए सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x+1 बराबर 0। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के जरी होता है ना उसे कहते हैं ए। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के जरी रहता है ना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर के जरी 5 रहता, तो a1 बराबर कितना हो जाता? 5। लेकिन एक्स स्क्वायर के जरी कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, कोमा जो एक्स के जरी रहता है ना वो हो जाता है बी स्क्वायर। बी का मान कितना है? इतना लिखना है, ये नहीं तो माइनस नहीं लिखना है, नहीं तो गलती माइनस भी लिखना है। और सी बराबर जो खाली है वही हो जाएगा सी। जो एक्स स्क्वायर के जरी रहता है वो हो जाएगा 1, जितना होगा वो हो जाएगा a1। जो एक्स के जरी होता है वो हो जाएगा बी, जो इस तरह खाली है उसे कहते हैं सी। तो इसमें फटाफट आप बताइए तो a1 बराबर कितना है, इसका बताइए फटाफट, इसका बताइए तो a1 क्या है, a2 क्या है, ए ठीक है, a1 क्या है, c का है, a का है। तो आप लोग निकाल लिए, अब मैच करिए। a1 बराबर 8, b बराबर दिया है 9 और c बराबर 12। क्या आपका यही आंसर आया है? तो आंसर आया है तो इस पर आप लोग जैसे बना रहे हैं इसी पर बनाइएगा। तो सबसे पहले लिखिए हल। अब लिखिए हल। हल हम जानते हैं, हम जानते, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना दिया है हम लोगों के पास? -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 1, 80 का मान दिया 1। अब देखिए इसे थोड़ा समझिए, -2 दिया है 2 का होल स्क्वायर, मतलब हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं 2√2 को होल स्क्वायर। अब देखिए -2 को लिखेंगे, गुणा करेंगे, -2 गुणे -2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस गुणा। जब √2 को गुणा करेंगे, √2 गुणे √2 तो रूट में 4 हो जाएगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 - 4 तो घट के आ जाएगा 4। डी बराबर हम लोगों के पास कितना आया बाबू लोग? 4। अब देखिए अब इनका मूल निकलना है। क्या निकलना है बाबू लोग? मूल। इसे थोड़ा हम मिचार दें। अब क्या निकालना है हम लोगों को? मूल। तो अब लिखिए मूल बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए डी बराबर, यहाँ पर लिखिए मूल बराबर, मूल बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस प्लस रूट में डी 2a। अब देखिए या एक और सूत्र होता है, या माइनस प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम भी यहाँ पर तो निकाले ही है 4, लेकिन डी बराबर धर दिए हैं 4।
आप लोग उस सूत्र से निकालिएगा चाहे इस सूत्र से, बतिया एक पड़ेगा। तो अब देखिए, जय माता रानी, जय माता रानी। अब देखो बी का मान कितना दिले बा है, -2√2। अब देखो चिन्ह पहले माइनस, अब बी का मान कितना दिले बा -2√2 प्लस माइनस और रूट में डी का मान कितना दिया है 4, 2 ए का मान कितना दिया है 1। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +2√2 प्लस माइनस रूट में, देखिए 4 है तो √2 निकल जाएगा, तो 2 बराबर यहाँ पर 2। अब इसे लिख दीजिए एक बार प्लस में, इसे एक बार लिख दीजिए माइनस में। तो देखिए 2√2 प्लस 2/2 कोमा 2√2 माइनस 2/2। यही हम लोगों का हो गया आंसर। क्या हो गया? यही हम लोगों का हो गया आंसर। यही सीधे परीक्षा में पूछेगा, इसी टाइप के आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा हमारे ख्याल से, 1-1.5 घंटा मिनट का वीडियो बन चुका है। अब क्या करते हैं, अगला क्लास रखे महामैराथन का कि इसी को पूरा कर दिया जाए। हमें लगता है ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, 2 से 3 घंटा क्लास हो जाएगा। तो चलिए इसी यहीं पर देते हैं विराम। अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। 14 क्वेश्चन हो चुका है आज का, दमदार दमदार क्वेश्चन। मेरा कमर भी दर्द करने लगा, आप लोग भी बैठ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो गलेगा वही, जो जीतेगा वही। आप लोग कोयला है, एक प्रकार का भी निःशुद्ध कोयला है, उस पर हमने रगड़ रहे हैं, रगड़ 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 कर आपको डायमंड बनाने के फेरा में लगे हैं। डायमंड जो कोयला निकलता है ना, उसी से डायमंड निकलता है। तो आप लोग कोयला है, अब रगड़ रगड़ के आप लोगों को हीरा बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है, समझ जाइए। तो आप लोग यहाँ के वीडियो नहीं देखेंगे, दर्द सही है दर्द। जिस दिन आप दर्द सहिएगा उसी दिन होगे मर्द, दर्द ही सहता है मर्द। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सकता है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अब आपका मर्जी हमारा मेहनत, आप अब देखिए क्या करना है। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ बनने के लिए तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद।